This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 16 डिसेंबर 15 डिसेंबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 सूत्र 3 शंखं चक्रं ज्वलयतां दशदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तत्र आहारप्रसादाख्यो रसः किट्टञ्च मलाख्यम् अभिनिर्वर्तते। किट्टात् स्वेदमूत्रपुरीशवातपित्तश्लेष्माः कर्णाक्षिनासिका लोमकूपप्रजननमलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्च अवयवाः पुष्यन्ते। तर्हि किट्टात् एतानि सर्वाणि पुष्यन्ति। एतदपि चिन्त्यमेव। यथा मया उक्तं यथा आहाररसात् रसादि धातूनाम् उत्पत्तिः भवति एवमेव किट्टात् एतेषां मलाख्यानां भावानाम् उत्पत्तिः भवति एतेषां पोषणं भवति इति चिन्त्यमेव। तत्र वातपित्तश्लेष्माणाः अपि विद्यन्ते स्वेदमूत्रपुरीषाणि अपि विद्यन्ते कर्णाक्षि नासिका हास्य लोमकूपप्रचन्दनमलाः एते अपि तत्र विद्यन्ते। तर्हि किट्टात् एतेषां पोषणं कथं भवति इत्येतत् तावत् विचारणीयमेव इति तत्र स्पष्टतया प्रतिभाति। तो किट्ट से इस प्रकार की जो निर्माण होने की प्रक्रिया है मलों की बाकी सभी वो अपने अपने दो धातुओं के भी मल है। कफये रस का मल है, पित्तये रक्त का मल है वगैरह वगैरह। कफ पित्तम मलाकेषु प्रस्वेदो न करोम च। लेकिन किट्ट से इनकी निर्मिति होती रहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जाठराग्नि द्वारा सारा और किट्ट ये विभाजन हो गया। उसमें से किट्ट के ऊपर भी ये धात्वग्नि की क्रिया होती रहती है और उन धातुओं के मलों की उन मलों की भी निर्वृत्ति उत्पत्ति होती रहती है इस प्रकार से। तो सीधा इसका संबंध किट्ट का संबंध मूत्र वगैरह से भी है। ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और खास करके मलोचितत्वात् देह से क्षय वृद्धिस्तु पीड़ना। जब मल का क्षय हो जाता है तो वो ज्यादा तकलीफ देने वाला इस प्रकार का होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। पुष्यन्ति तो आहार रसा, ये भी एक अजीब बात है कि आहार रस के बारे में पहले बात करने के बजाय पिट्ट के बारे में पहली बात की है और फिर आहार रस से क्या क्या उत्पन्न होता है इसके बारे में बताया है। तो ये भी थोड़ा
अजीब है क्योंकि सारभाग जो है वो आहार रस है और इसमें जो बात बताई गई कि उष्ण तो आहार रसात रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र ओजांस, ये सब धातु जो है वो उसी क्रम से लिखे गए हैं। पंचेंद्रिय द्रव्याणि धातु प्रसाद संज्ञका, ये भी एक अहम मुद्दा है कि आहार रस से पंचेंद्रिय द्रव्य जो धातु प्रसाद संज्ञक इस प्रकार के बताए गए। वास्तव में भौतिकानि ते इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते, इंद्रिय जो है वो भौतिक इस प्रकार की बताई गई है। तो महाभूतों से उनका संबंध है और वैशेषिकों के अनुसार गणुकारब्ध इंद्रिय है। केवल आकाश महाभूत को स्वयं ही इंद्रिय है, बाकी इंद्रियों के बारे में उन महाभूतों के परमाणु उसमें कारण है और द्व्यणुक से इंद्रिय बनते हैं ऐसा उनका कहना है। आयुर्वेद के अनुसार पांचभौतिक है इंद्रिय, लेकिन उसमें एक एक महाभूत का आधिक्य है। तो घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी महाभूत का आधिक्य रखने वाला और इसीलिए पृथ्वी के गंधक गुण का ग्रहण करने वाला इस प्रकार का है। स्पर्शेंद्रिय जो है वायु महाभूत का आधिक्य होने वाला और इसीलिए स्पर्श का ग्रहण करने वाला इस प्रकार का है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि महाभूतों का उसमें आधिक्य है और यह बात अन्य जगह भी बताई गई है शारीर में खास करके। और इंद्रियणि इंद्रियार्थम ही सोमसं गृह्णाति मानवः नियतं तुल्यो नित्वात् नान्ये नान्यमिति स्थिति। उस इंद्रिय से उसका जो अर्थ है उसी का ग्रहण होता है, न अन्य न अन्य। घ्राणेन्द्रिय से रूप दिखाई देगा वगैरह ऐसा नहीं होता। क्यों? नियतम तुल्य योनित्वा, निश्चित रूप से उसी विषय का ग्रहण किया जाएगा क्योंकि तुल्य योनि है। गंध की योनि भी पृथ्वी महाभूत है और घ्राणेन्द्रिय की योनि भी पृथ्वी महाभूत है। दोनों पृथ्वी महाभूतों से निर्माण होने वाले हैं और इसलिए घ्राणेन्द्रिय गंध का ग्रहण करने के लिए सक्षम होता है। तो वहां पे मुद्दा जो आया है वो महाभूत का आधिक्य किसमें किस प्रकार का है उसके आधार पर ये बात निश्चित है। यहाँ धातु प्रसाद सौम्य का, तो धातु प्रसाद सौम्य का इंद्रिय है, तो महाभूतों से संबंध होकर भी जिस धातुओं में वो स्थित इस प्रकार का है, ये एक थोड़ी अहम चीज इस प्रकार की रही। और पृथ्वी महाभूत प्रधान जो धातु होंगे उनका प्रसाद स्वरूप घ्राणेन्द्रिय होगा। जल महाभूत प्रधान जो धातु होंगे उनका प्रसाद स्वरूप इस प्रकार का रसनेन्द्रिय होगा वगैरह वगैरह, और उन्हीं के द्वारा उनका पोषण इस प्रकार का होता रहेगा। तो इंद्रियों की बाधा अगर होती है वायु से तो उसके कर्म में बाधा आ सकती है। श्रोत्रादिषु इंद्रिय वधम, ये जो वातव व्याधि में बताया गया है कि श्रोत्र आदि में अगर वात का प्रकोप हो जाता है तो इंद्रिय वध वो करता है इस प्रकार से। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अगर यहाँ कहीं पे इंद्रिय हानि होती है तो धातु प्रसाद सौम्य के इंद्रिय होने के कारण धातु प्रसाद कैसा निर्माण हो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक तो बात यह है कि जिन प्राणियों में इस प्रकार की क्षमता, उस प्रकार के इंद्रिय की क्षमता ज्यादा है, उनका प्रयोग करना ये एक अहम चीज होती है। गृध्र के ढाल यानी कि गरुड़, गृध्र नहीं गरुड़, तो इसके बारे में काफी जिक्र नेत्र रोग में किया गया है क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत ही अच्छे से दाग लाल होती है।
तो जैसे गरुड़ है, वैसे सूंघने की शक्ति ज्यादा रखने वाला श्वान है। तो कुत्ता जो है वो सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा उसकी अच्छी है इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो रसनेन्द्रिय किसका अच्छा है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं आता। और स्पर्शनेन्द्रिय किसका अच्छा है, इसके बारे में ज्यादा वर्णन इस प्रकार का नहीं आता। फिर भी इनके बारे में थोड़ा विचार कर सकते हैं, जिनके बारे में हमें मालूम है कि इनकी इस प्रकार की शक्ति ज्यादा है। इंद्रिय संबंधित व्याधीमध्ये महाभूत कन्सिडर करून केलेली चिकित्सा जास्त फलदायी होईल का? वो तो होना ही है लेकिन कैसे करेंगे ये सबसे आवश्यक। वातव व्याधि में बलातल 101 वरती आया है और इसमें इंद्रिय प्रसाद ये लक्षण बताया गया है इस प्रकार से। तो बलातल 101 आवर्ती इंद्रियों पर काम करता है। मैंने काफी रोगों में इसका नस्य इस तरीके से प्रयोग किया है, भीतर भी दे सकते हैं। तो महाभूतों के आधार पर उनका विचार करना है। अभी इंद्रिय की विकृति और इंद्रिय अधिष्ठान की विकृति, इनमें अंतर है। ज्यादातर जो मरीज दिखते हैं वो इंद्रिय अधिष्ठान की विकृति के दिखते हैं। प्रतिशय बहुत हो गया और सूंघने की शक्ति कम हो गई या गंध ज्ञान नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। ये जो पटलगत दोष है, उनके जरिए तिमिर वगैरह रोग निर्माण हुए और देखने की शक्ति कम हो गई। लेकिन फिर भी जो इंद्रिय अधिष्ठान है उसमें जो विकृति है उसको सुलझाना ज्यादा सुलभ है। इंद्रियों में जब विकृति हो जाए तो उसका सुधारना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो श्रोत्रादिषु इंद्रियवधम में श्रोत्र का मतलब क्या लेंगे? श्रोत्र अवयव ले लेंगे या श्रोत्रेंद्रिय लेंगे? ये एक अहम मुद्दा वहां पे उठता है। दोनों ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो इनके बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक थोड़ा सा मुद्दा रहेगा। और वैसे हमारे हिसाब में यकृत या प्लीहा ये रक्तव स्रोतस्थान मूलस्थान इस प्रकार का है। और नेत्र रोग में काफी जगह यकृत और प्लीहा के बारे में चिकित्सा में उपयोग आए हैं। तो उसका चक्षुरेंद्रिय से क्या संबंध है? नक्तांध्य वगैरह इस प्रकार के विकारों में यकृत या प्लीहा इस प्रकार का निर्देश आता रहता है। तो सोचना ये पड़ेगा कि शायद ये धातु प्रसाद संज्ञक इस प्रकार से जो बताया गया है इसमें तेज महाभूत का प्राधान्य इसमें है। और फिर ये रक्त दूष्य अगर अच्छा बने, सबल इस प्रकार का बने, प्रसाद स्वरूप बन जाए तो चक्षुरेंद्रिय की विकृति दूर हो सकती है। तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा ये अवयव जो बताए गए हैं या धातु प्रसाद संज्ञक उपशोणित मांसानाम सार्वात जुम्हा प्रजायते वगैरह इस प्रकार। तो जिन धातुओं का इस प्रकार से निर्देश आया है वो खुद धातु प्रसाद संज्ञक भावों से निर्माण हुए हैं। उनका कहीं इस प्रकार का इस्तेमाल उन विंदयगत विकृतियों के लिए भी कर सकते हैं। यह थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शरीर संधिबंध पिच्छादयश्च अवयवाः। तो शरीर संधिबंध और पिच्छादि अवयव, ये बड़ा अजीब है। पिच्छा
ये वास्तव में क्या है, और उसको अवयव मान लिया गया है, अवयव कहा गया है। तो ये कैसे होता है, ये भी एक थोड़ी सोचने की इस प्रकार की बात होगी। तो शरीर संधिबंध, हाँ, ये भी आहार से ही इसका पोषण होता है, और पिच्छादि अवयव का भी पोषण आहार से होता है। ते सर्वे एव धातवः मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुष्यन्तः स्वं मानम् अनुवर्तन्ते यथा वयः शरीरम्। तो ये सभी धातु है, मलाख्य है या प्रसादाख्य। तो मल भी मलोचितत्वात् देहस्य क्षय वृद्धिस्तु पीडनः, ये भी हमारे लिए साथ में इस प्रकार के है, शरीर उसका आदि है। तो इसके हिसाब से मलों को भी धातु संज्ञा दी गई है। सर्वेव धातवः मलाख्याः प्रसादाख्याश्च, एक को मल कहा गया है, एक प्रसाद कहा गया, एक को प्रसाद कहा गया है। रसमलाभ्यां पुष्यन्तः, रस और मल इनके द्वारा उनका पोषण होते हुए स्वम मानम अनुवर्तन्ते यथा वय शरीर, यथा वय और यथा शरीर, उनका जो प्रमाण है उनकी अनुवृत्ति रखता है, वो कायम किस प्रकार का रखता है। तो वय के अनुसार जब बाल में वृद्धि होती जाती है शरीर की, तो उसके अनुसार जो प्रमाण बढ़ता जाएगा, फिर तारुण्य में उसका पीक पहुंच जाएगा, और फिर उसको मेंटेन किया जाएगा, और फिर वृद्धावस्था में उसका क्षय होने लगेगा। तो जो स्थिति है वो इस प्रकार से रस और मल इन दोनों के द्वारा टिकाए जाता है। यहाँ कीट को छोड़कर मल का निर्देश इस प्रकार का किया गया है। तो ये जो सारकिट्ट विभजन होना, ये एक अग्नि की खासियत है। जब किसी भाव का अग्नि से पचन होता है, तो उसमें ग्राह्य और कुछ देर के बाद मल होने के बाद त्याज्य, इस प्रकार के भाव दो बनते हैं। और मल भाव कैसे बना है, इसके आधार पर भी सार भाग कैसे बना है, इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है, तो उसका मतलब है कि जो मूल बनना चाहिए वो अच्छा नहीं बना है। अब ये कुत्ते वगैरह के खाने पीने के बारे में जो एडवर्टाइज होती है, तो उसमें वेलफॉर्म स्टूल्स होना होना ये एक अच्छा लक्षण बताया जाता है कि उसके धातु अच्छे बने हैं। और देसी गाय और जर्सी गाय, इसमें भी एक काफी अंतर है। देसी गाय का जो मल है वो बद्ध मल इस प्रकार का है, और कल्पना करेंगे कि उसमें से सार और पित्त, ये दो जो निर्माण हुए, 10 किलो तक पुरीश होता है। गोमय हर गाय हर दिन 10 किलो तक पुरीश देती है, और मूत्र भी क्वांटिटी में, काफी अच्छी क्वांटिटी में देती है। हाँ। तो उसका सारभाग कितना बनता होगा, ये अगर मल का प्रमाण है, तो सारभाग किस प्रकार का होता होगा, ये एक चीज है। और खास करके जब वो बच्चे को पिलाने वाली होती है, तो रस से उपधातु जो स्तन्य है वो ज्यादा प्रमाण से निर्माण होता है इस प्रकार से। तो वो अलग करके फिर बाकी धातुओं का भी पोषण करना है। ये यथावय और यथा शरीर, जो शरीर है, किस प्राणी का शरीर है, उसके आधार पर ये डिसाइड करना पड़ेगा। यथावयव, यथा आयु, उन उन भाव का विभाजन करने वाले घटक कौन से रहेंगे। ये वास्तव में निसर्ग ही है। पोषक अंश, अग्नि की प्रक्रिया, और परिणमन,
ये 3 घटक उसमें रहते हैं। तो जो ज़्यादातर जो मॉडल प्रचलन में है, रसाद, रक्तम, तत्व, मांसम, मांसान, वेदिस, तत्वस्तु, इसके बारे में। तो आहार रस से रस धातु जब निर्माण होता है तो आहार रस पर रस धात्वग्नि की क्रिया होती है। उसमें 3 अंश बनते हैं, एक स्थायी रस धातु, एक रक्त पोषक अंश और एक रसमद कफ, इस प्रकार। फिर रक्त पोषक अंश पर फिर से रक्त धात्वग्नि क्रिया होते हैं, उसमें स्थायी रक्त पोषक मांस और रक्त का मलपित्त, इस प्रकार से। तो ये प्रक्रिया शुक्र से ओज बनने तक चलती रहती है। ऐसा जो प्रचलन में मॉडल है उसके बारे में जो सोचना पड़ेगा ये बेहतर तरीका इस प्रकार का। तो उसमें क्या है कि आहार से लेकर शुक्र तक जब ये पहुंचते हैं धातु, तो सभी धातुओं से, सभी धात्वग्नि से परिणम होते होते शुक्र तक पहुंचते हैं। तो इसलिए शुक्र में सभी धातुओं का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है और वो पूरा देह निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार का होता है। अभी फ्रैगमेंटेड अप्रोच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो देह बनेगा, स्त्री बीज या पुरुष बीज है, दोनों के संयोग से, उस बीज में ये पूरे शरीर का अंश कैसे आता है उसके बारे में अनुपति में भी जिक्र नहीं। ये तो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये बीज इस प्रकार का होता है कि उसमें सभी भाव होते हैं और तभी उससे हाँ पूरा शरीर बन सकता है। लेकिन हमारी एक खासियत रहेगी कि वो शुक्र तक पहुंचने के लिए बीच में सभी धातुओं से होते हुए शुक्र तक पहुंच जाता है। और जो धातुओं से जा रहा है, धात्वग्नि की प्रक्रिया हो रही है, उसमें मल भी निर्माण हो रहे हैं। तो हमारे हिसाब में रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल एक किसी अंश में स्थित है, शरीर के एक भाग में स्थित है और उसमें यह सब सामर्थ्य है, ऐसा मानने के बजाय जो बीज बनेगा वो इन सभी धातुओं से जाते हुए बनेगा और इसलिए उसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अब जब ये बीज बीज भागावयव की दृष्टि हो जाती है, ऐसा बोलते हैं, और उससे कुछ जन्मजात विकृतियां निर्माण होती है, तो उसके बारे में जब सोचना पड़ेगा कि ये विकृति किस महीने में निर्माण हुई है। तो वैसे गर्भिणी का आहार त्रिधा विभक्त इस प्रकार का हो जाता है। एक गर्भ के पोषण के लिए जाता है, गर्भनामी नाड़ी के जरिए। एक स्तन तक पहुंचता है स्तन्य निर्मिति के लिए, और एक जो है वो उसके शरीर के पोषण के लिए जाता है। तो जो गर्भ के पोषण के लिए जा रहा है उसमें अगर कुछ गड़बड़ी इस प्रकार की हो गई, अयोग्य इस प्रकार का रस बना या ये पोषक अंश जो है वो बना, तो वहां बीज में किसी भाव में इस प्रकार की विकृति निर्माण हो सकती है, जो आगे चलकर वैसी ही रहेगी और जन्मजात विकृति कही जाएगी। तो अगर हाँ, हम उस भाव को परिवर्तित कर सकते हैं जन्म के बाद भी इस प्रकार से। एक्चुअली जो काढ़े बताए गए हैं, गर्भे सर्वती योजे, इस प्रकार से प्रमाद सप्त समासेषु गर्भे सर्वती योजे, तो उनका प्रयोग गर्भस्राव या गर्भपात हो रहा है तो करना है। लेकिन उस महीने की जो विकृतियां हैं उसके पीछे जो दोष वैषम्य है वो ठीक करने का सामर्थ्य उसमें है, इस प्रकार से सोच सकते हैं। और इसलिए उस महीने में विकृति होने के कारण जो विकृतियां निर्माण होती है वो दुरुस्त करने का सामर्थ्य उसमें रहता है। इस विचार से मैंने काफी मरीजों में कंजेनाइटल
एनोमली में गर्भपात रस और उस महीने का काढ़ा टैबलेट या गल्प फॉर्म में इस प्रकार से दिया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स उसके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें इस प्रकार के विकृतियों को दूर करना है, दुरुस्त करना है, तो हम इससे ले सकते हैं, मुद्दे ले सकते हैं और खास करके गर्भिणी अवस्था में इसके बारे में गहराई में जाकर सोचना जरूरी इस प्रकार का है। एवं रसमलौ स्वप्रमाण अवस्थितौ आश्रयस्य समधातोः धातु साम्यम् अनु वर्तयतः। तो रस और मल ये दोनों मिलकर द्विवचन का प्रयोग है, इतरेतर द्वंद्व समास है, तो ये दोनों मिलकर उनका जो प्रमाण है धातुओं का और मलों का उसकी अनुवृत्ति करते रहते। तो शर्काचार्य तच्च नित्यं प्रयुञ्जेत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते, जिससे स्वास्थ्य बना रहे उसी का प्रयोग करते रहो, उसी का सेवन करते रहो, नित्य सेवन जो करना है। अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्ति करंचे, और जो विकार निर्माण नहीं हुए हैं या निर्माण होने की आशंका है उनको जो निर्माण नहीं करने वाला हो, ये इसमें एक अहम बात इस प्रकार की है। 7व्या महिन्यात सर्व अवयव उपचित असं आलंय, मग 7व्या महिन्याचा औषध सर्वच अवयवांच्या विकृतीमध्ये वापरता येईल का? होता है, लेकिन अगर हमें पता चलता है कि चौथे महीने में, 5वें महीने में, 6ठे महीने में विकृति है, तो उसके साथ 7वें महीने का भी कल्प दे सकते हैं। अगर ऐसा प्रतीत हुआ कि 7वें महीने में ही विकृति हुई है, तो सीधा 7वें महीने का दे सकते हैं। लेकिन अगर पता चलता है कि नहीं, चौथे महीने से आरंभ हुआ है, व्यक्ति होती मासस्य तृतीय गात्र पंचकम मूर्धादय शक्ति निभाव सर्व सूक्ष्मांग जन्म, वैसे तृतीय मंत्र ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्व सूक्ष्मांग जन्म तीसरे महीने में बताया गया। तो कई बार मैंने तीसरे और 7वें महीने का इकट्ठा करके दिया है, दोनों का प्रयोग किया है। तो आरंभ तीसरे महीने से और परिपूर्णता 7वें महीने में, इस प्रकार से अगर समझ लेते हैं तो इस प्रकार की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री लेने की कोशिश करें और फिर उसके ऊपर डिसाइड करें कि किस महीने का देना है या किन किन महीनों का देना है, इस प्रकार से। निमित्तस्तु क्षीणवृद्धानां प्रसादाख्यानां धातूनां वृद्धिक्षयाभ्याम् आहारमूलाभ्यां रसः साम्यम् उत्पादयति आरोग्याय। तो क्षीण और वृद्ध ऐसे जो प्रसादाख्य धातु है, वृद्धिक्षयाभ्याम आहार मूलाभ्याम रसा साम्य उत्पादयति। रस जो है, तो अगर धातु क्षीण हुए हैं तो वृद्धि, और धातु वृद्ध हो गए तो उनका क्षय करके आहार मूलाभ्याम। तो आहार जिसका मूल है, इस प्रकार से साम्य उत्पादयति आरोग्य। रस जो है वो क्षीण धातुओं में भी साम्य निर्माण करता है, वृद्ध धातुओं में भी साम्य निर्माण करता है। तो आहार मूलाभ्याम वृद्धि क्षयाभ्याम, इसमें एक अहम चीज है कि आहार उसका मूल है। रस यद्यपि ये काम करने वाला है, तो भी आहार के ऊपर निर्भर है। तो उस प्रकार का आहार दिया जाए कि जो वृद्ध धातु को कम करे या क्षीण धातु को धातु का वर्धन करे, तो रस उसका साम्य निर्माण करता है आरोग्य के लिए।
किट्टंच मलानाम एवमेव, और उसी प्रकार से किट्ट भी मलों का साम्य निर्माण करता रहता है, जो इस प्रकार से क्षीण या वृद्ध इस प्रकार के हो गए हो तो। Some kids are have hearing problem from birth or can be seen. इंद्रियगत विकृति के मानकर चलना है, इस प्रकार से है। और एक क्षीरबला जो मैंने बताई वो प्रयोग मिला सकते हैं। वैसे सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन् प्राणा येषु च संश्रिताः यतुत्तमांगम अंगाम शिरस्तवति। शिर जो है वो इंद्रियों का स्थान है, सभी इंद्रियों का। और नासा ही शिर से द्वार है। नासा जो है वो शिर का द्वार है। तो अगर हमें इंद्रियों पर कुछ काम करना है तो नस्य अहम है। ये पंचेंद्रिय वर्धन तेल, अणु तेल या क्षीरबला, एकशयिकावर्ती वगैरह वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का नस्य करते हैं तो इसमें काफी फायदा हो सकता है। और वैसे भी गर्भिणी अवस्था में जो धातु वगैरह इस प्रकार से निर्माण होते होंगे और धातु प्रसाद सौज्ञक्य उन धातुओं के साथ निर्माण होती रहती है, तो शायद ये लघुमालिनी, मधुमालिनी, सुवर्णमालिनी, वसंत वगैरह जो है इनके साथ में गर्भपाल रस और फलग्रुत इनका प्रयोग करते रहेंगे तो ये कंजेनाइटल हियरिंग प्रॉब्लम में फायदा हो सकता है। थोड़ा देखना पड़ेगा, ज्यादा मरीज तो देखे नहीं है मैंने इस प्रकार से। और हमारे पास उतने आते भी नहीं है इस प्रकार के। इंट्रायुटेराइन ऍडिशन मुळे अबॉर्शन होतात अशी कंप्लेंट असेल तर कसा विचार करावा? ये भी बताना मुश्किल है। ये मैंने आज तक नहीं सुना है एडिशंस के जरिए अबॉर्शन। सेक्टल डिफेक्ट, सेप्टेड यूटेरस था और उसके साथ में माइट्रल स्टेनोसिस था गर्भिणी को या उस औरत को। तो सभी ने बताया था कि नहीं, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता, एक तो सेप्टेड यूटेरस है और ये भी रिस्क बड़ी है, माइट्रल स्टेनोसिस की भी रिस्क बड़ी है। वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई। मैंने कहा कोशिश कर सकते हैं, अभी नहीं बता सकते क्या होगा एक्चुअली, लेकिन अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो कोशिश करें। और कंसेप्शन हो गया और सेप्टेड यूटेरस होने के बावजूद भी गर्भवती अच्छी रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 7वें महीने में कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन हुआ कि अभी कम से कम वॉल्वोटॉमी करते हैं तो प्रेगनेंसी डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी अगर नहीं करेंगे और डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा इस प्रकार का होगा। और अभी बलून वॉल्वोटॉमी करेंगे, ऑपरेशन एक्चुअल नहीं करेंगे, इस प्रकार से आगे चलकर ये बलून वॉल्वोटॉमी से भी काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, बलून वॉल्वोटॉमी ही सही, तो करवा दो 7वें महीने में। वो अच्छी होगी। फिर जब डिलीवरी के लिए रजिस्टर करना था तो एक भी अस्पताल उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। ये दोनों सेप्टेड यूटेरस और माइट्रल स्टेनोसिस, ये दोनों को सुनते ही नहीं नहीं हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ पुणे में केएम अस्पताल ने उसको एडमिट किया और रिस्क उठाई, और आश्चर्य है उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ये भी काफी अजीब बात है। पहले तो कंसेप्शन होगा या नहीं होगा ये भी संदेह की बात थी। अगर होता तो भी एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा थे, और उसके बाद भी माइट्रल स्मॉल स्टेनोसिस क्या करेगा ये भी एक बड़ी दिक्कत थी।
डिलीवरी के समय, लेकिन अच्छा रहा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई और वो औरत भी अच्छी है इस प्रकार से। तो ये बताना काफी मुश्किल है कि अगर एडिशंस इस प्रकार की है तो अबॉर्शन को टाल सकते या नहीं टाल सकते, इसके बारे में बताना जरा मुश्किल है। स्वमानातिरिक्ताः पुनरुत्सर्गिणः शीतोष्णपर्यायगुणैश्च उपचर्यमाणाः मलाः शरीरधातुसाम्यकाः समुपलभ्यन्ते। मुश्किल है। कंजेनाइटल डिसीज मध्ये अवयवोत्पत्तीनुसार ज्या अवयवाची विकृती असेल त्या मंथचा काढा द्यावा की मॉडर्न नुसार ज्या मंथ मध्ये डिफॉर्मिटी आहे त्याचा काढा। ये तो मुझे एम्ब्रियोलॉजी का पता नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में किस मंथ में डिफॉर्मिटी, किस प्रकार की डिफॉर्मिटी निर्माण होती है इस प्रकार। और जो आयुर्वेद का कहना है और मॉडर्न मेडिसिन का कहना है उसमें अंतर है या सेम है, ये एक अजीब चीज रहेगी। और दूसरी एक बात ऐसी है कि यहाँ पे पक्का याद नहीं आ रहा। मेरा व्याख्यान हुआ था साउथ में ही, शायद बाद में याद आएगा। तो वहां पे मुझे बताया गया था कि उनका एनाटॉमी हाँ कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो वो देखो। तो मैंने वो जाकर देखा तो एम्ब्रियोलॉजी के बहुत सारे स्पेसिमेंस वहां पे रखे थे। और दूसरे महीने से लेकर जो भी अबॉर्शंस हुए हैं इस प्रकार के, उनका एक अच्छा कलेक्शन था। अब मेरा वो ज्यादा रुचि का प्रांत नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ये तो पता चला कि कलेक्शन बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह। मणिपाल में है ये। और मेरा लेक्चर हुआ था वहां पे, और वास्तव में उनका कॉलेज नहीं है, उनकी डिस्पेंसरी है इस प्रकार से। तो लेकिन दर्शन ने मुझे बताया था कि एनाटॉमी का कलेक्शन बहुत अच्छा है, वो जरूर देखना इस प्रकार से। तो जहां ऐसी कुछ चीजें हैं उसके बारे में सावधान रहना, उसके बारे में जो जानकारी मिले उसका फायदा उठाना, ये एक ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहे। स्वमानातिरिक्तः पुनः उत्सर्गिणः, ये थोड़ा सा अजीब है। जो स्वमाना से अधिक इस प्रकार के हैं और उत्सर्गी है, शीतोष्ण पर्याय गुणैश्च उपचर्यमाणाः, और शीत उष्ण इस प्रकार से जिनका उपचार किया जा रहा है, मलाः शरीर धातु साम्यकाः समुपलभ्यन्ते, वो मल शरीर धातु का साम्य निर्माण करने वाले उत्पन्न होते हैं। जसं धातू परिपोषण क्रम गर्भिणीमध्ये 7, 8, 9 महिन्यामध्ये सुवर्णमान आणि वसंत देतात, ते कोणत्या औषधासोबत द्यावे की एकेरी वापरावा आणि अनुपान काय वापरावं? जनरली मैं महाकल्याण के देता रहता हूँ, रेयर भी च्यवनप्राश भी देता हूँ।
और मैं तो अगर पूरी में देता हूँ तो सूक्ष्म सुवर्ण माननीय सिद्ध देता हूँ। अगर प्रिस्क्राइब करता हूँ तो एक गोली सुबह एक बार इस प्रकार की प्रिस्क्राइब करता हूँ। और ये फॉलोड बाय दूध सुवर्ण सिद्ध क्षीर इस प्रकार का रहेगा तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। अब 7वें महीने में परिपूर्णता आ जाती है और फिर 8वें और 9वें महीने में ये पोषण होता रहता है, पुष्टि गर्भ होती रहती है। और खास करके 8वें महीने में ओज अस्थिर हो जाता है और इसलिए डिलीवरी खतरनाक मानी जाती है। अगर बच्चे में ओज है तो वो जिंदा रहता है, नहीं तो उसकी मृत्यु की संभावना रहती है। और मैंने एक उदाहरण ऐसा देखा है कि माता को ओजोक्षय की प्रॉब्लम होगी इसके बाद में 8वें महीने में, बच्चा तो बच गया इस प्रकार से, और वो काफी दिन तक चलती रही। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और उस हिसाब से सुवर्ण मालिनी वसंत ज्यादा अच्छा है। सुवर्ण खुद खोज को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। तो और सभी धातुओं के पोषण के बारे में उसमें जिक्र ये हो सकता है। और शायद कलखापरी ये एक अहम चीज है इसमें कि जिसके जरिए ये सभी धातुओं का पोषण भलीभांति इस प्रकार का होता है। और फिर उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मालूम नहीं है सभी जो टीका है एक बार हमने तो पढ़ी होगी। क्या हुआ? मासानुमासिक काढ़ा वैसे हर महीने के लिए देते रहना है। ये उस पेज को प्रॉब्लम हो रही है क्या? वही मैं इसके लिए स्वमान उत्सर्ग ये जो है 242 पेज को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ हाँ।
काहीतरी डिस्प्ले येत नाहीये, काहीतरी गोंधळ होतो. हाँ, स्वमानितये उत्सर्गो बहिर्निस्सरणं संशोधनरूपं येषां शास्त्रोक्तमस्ति. उत्सर्गं वा वहन्ति इति उत्सर्गः. वृद्धानां मलानां चिकित्सान्तरमाह शीतोष्ण इत्यादि. पर्ययः विपर्ययः तेन शीतोष्ण विपरीतगुणैः इत्यर्थः. तेन शीतसमुत्थे मले उष्णम् तथा उष्णसमुत्थे शीतोपचारो भवति, शीतमुपचारो भवति. आदिशब्दश्चात्र निर्दिष्टः. तेन स्निग्धरूक्षादीनां विपरीतगुणानां ग्रहणं किंवा पर्ययगुणाः द्वन्द्वगुणाः स्निग्धरूक्षमृदुतीक्ष्णादयः तैश्च यथायोग्यतया उपशर्यमाणाः इति ज्ञेयम्. एतेन वृद्धमलानां त्रिविधोऽपि उपक्रमः निदानवर्गन शोधन शमनरूपः उक्तो भवति. तत्र निदानवर्गन वृद्धमले मलवृद्धिहेत्वाहार परित्यागात् अल्पमलाहारोपयोगात् वा वक्तव्यम्. संशोधनं च उत्सर्गेण इत्यनेन उक्तम्, शमनं च शीतोष्ण इत्यादि ग्रन्थेन उक्तम्. ये काफी अलग ही चीज है. स्वमानातिरिक्ताः पुनः उत्सर्गिणः शीतोष्णपर्यायी गुणैश्च उपचार्यमाणाः मलाः शरीरधातुसंज्ञकराः साम्यकरा समुपलभ्यन्ते. तो जो बढ़े हुए हैं समानातिरिक्त पुनः उत्सर्गिणः, जो अगर अपने आप बाहर निकल जा रहे हैं या शोधन के द्वारा जिसका बाहर दिया जा रहा है. शीतोष्ण पर्यायी गुणैश्च उपचर्यमाणाः. शीत उष्ण और उनके विपर्यय इस प्रकार के गुणों से जिनका उपचार किया जा रहा है. मलाह शरीर धातु साम्यकराः समुपलभ्यन्ते. इस प्रकार के दोष शरीर धातु साम्यकर इस प्रकार के निर्माण होते रहते हैं. तो ये थोड़ा टेढ़ा है. इस प्रकार से क्यों बताया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. और बीच में जो टीका है सभी वो तेषां तु मलप्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतांसि अयनमुखानि तानि यथा विभयानि यथा स्वं धातून् आपूरयन्ति. तो इनके जो मल और प्रसादाख्य जो धातु है उनकी स्रोतस ये अयन मुख इस प्रकार के है. तो उनके वहन के लिए और उनके परिणमन के लिए ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि ये अयन भूत स्रोत जो है वो अयन भूत इस प्रकार के बताए गए हैं. मासानुमसिक कषाय
वापर बाबतीत गर्भधारणेचा प्रत्येक मास 28 दिवसांचा, गर्भधारणा दिन ओव्युलेशन प्लस 2 दिन, तिथून प्रथम मास काढा चालू केला पाहिजे का? जर 28 दिवसांनी महिना पूर्ण झाल्यावर बदलला पाहिजे हे अपेक्षित. LMP UHG मधली गर्भायु बघून मास मोजणे अयोग्य वाटते. काय विचार करता येईल? ये बड़ा एक प्रश्न है. नाही, पहिल्या मासाचा काढा जेव्हापासून ठरवतो तेव्हापासून सुरू करायचा, डोस सूक्ष्म ठेवायचा आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा कन्झ्युम कधी येईल असं सांगता आहे ना. काय फार बरोबर नाही. जनरली पहले महीने में एबॉर्शन कब हो जाता है पता नहीं लगता. गर्भस्रावती योजनेत ऐसा बताया गया है. तो पहले महीने में गर्भस्राव हो रहा है ऐसा प्रतीत होना चाहिए वास्तव में. अभी सद्योगृहित गर्भ लक्षण जो है वो देखनी चाहिए और उस गर्भिणी को भी महसूस होनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता. अगर ये पता चलता है कि हाँ गर्भधारणा हो गई है इस प्रकार से, तो फिर पहले महीने का काढ़ा शुरू करना चाहिए. अब ओव्यूलेशन कब होता है और गर्भधारणा कब होती है, मान लो 14-15वें दिन में कुछ ओव्यूलेशन हुआ और गर्भधारणा उसमें हो गई इस प्रकार से, तो वहां से लेकर एक मास देखना चाहिए वास्तव में. अभी जो देखा जाता है वो LMP के हिसाब से देखा जाता है या फिर आगे सोनोग्राफी में कितने वीक्स का गर्भ है ये पता चलता है, तो उसके आधार पर महीने जो है वो गिनते हैं इस प्रकार से. तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो सकती है कि एक्चुअल एक महीना पूरा होके दूसरा महीना कब शुरू होता है और मासानुमासिक परिवर्तन जो है वाक में वो कब करना है. तो ये बड़ी समस्या है अभी के हिसाब में. अभी एक थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि उसका ओव्यूलेशन कब होता था ये समझकर वहां पे कंसेप्शन हो गया इस प्रकार के समझकर कर सकते हैं, या जब कंसीव करेंगे ऐसा डिसाइड होता है कि अब हाँ गर्भधारणा के लिए कोशिश करेंगे, तो वहां से प्रथम मास वाद शुरू करेंगे. LMP नुसार घेतलं जावं असं सांगितलं जातं, वो फर्म तारीख रहती है कि कब LMP हुई है इस प्रकार से. लेकिन वास्तव में सद्योगृहित गर्भ लक्षण अगर प्रतीत होते हैं तो वहां से लेना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा. और इसका कोरिलेशन गर्भिणी अवस्था के अनुसार देखना पड़ेगा. तो ये तो बात स्पष्ट है कि जब प्रजप्रवर्तन शुरू होता है तो उस समय में तो गर्भधारणा होने की कोई संभावना नहीं रहती. तो पहले 3 दिन जब ये स्राव होता रहता है तो मैथुन का निषेध ही है. चौथे दिन से लेकर गर्भधारणा हो सकती है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है 12वें 13वें 14वें दिन पे शुरू होता है इस प्रकार से. भाव प्रकाश में एक रेफरेंस है कि पूरा महीना भी इन औरतों के लिए ऋतुकाल हो सकता है, तो कभी भी गर्भधारणा हो सकती है. तो ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है. बेहतर ऑप्शन होगा कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ओव्यूलेशन पीरियड कैसा है और उसके आधार पर आगे
चलते जाएंगे और उसका कोरिलेशन सोनोग्राफी के साथ जोड़ेंगे अगर इस प्रकार का है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में अपने ग्रुप में बहुत सारे लेडीज वैद्य है जो इन प्रकार से डील करते रहते हैं, तो वो उसके बारे में जानकारी दे दे कि किस प्रकार से इसमें हम समझ सकते हैं। और जिस तरीके से हमें पता चले कि अब इस महीने का काढ़ा शुरू करना है इस प्रकार से, और फिर एनोमली के बारे में भी इसी प्रकार से सोचना पड़ेगा। अगर ये एनोमली जब कभी हुई हो तो उससे ये देखना चाहिए। कलल स्वरूप शुक्र आर्तव संयोग झाल्यावर प्राप्त होते। सो आयडियली प्रथम मास काढ़ा should be started from कलल स्वरूप. This is difficult to diagnose, but beta HCG levels can be checked for confirming pregnancy in early days. UHG plus beta HCG levels can help to start Brahmas काढ़ा as early as possible. ये एक चीज है, बीटा एचसीजी के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद मैंने अभी जो बीटा एचसीजी टेस्ट करवाए हैं वो पीरियड्स मिस होने के बाद ही किए हैं। पीरियड्स मिस होने से पहले मैंने देखा नहीं है। तो अगर उस समय भी पता चल सकता है कि बीटा एचसीजी लेवल हाई आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस है, तो प्रथम मास का काढ़ा शुरू कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा सा रहेगा, तो ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर रहेगा। और शुक्रास्नान अनुबंधनम, ये जो इस प्रकार का बताया गया है, उसके लक्षण जो बताए गए हैं, तो उसके आधार पर थोड़ा निश्चित कर सकते हैं कि गर्भधारणा हो गई है इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में अगर ये भली भांति समझ पाएंगे तो उस दिन से शुरू करेंगे। इम्पॉर्टंट 16 डेज पासून सुरू करणे बेटर. कन्सीव कन्फर्म झाले तर कंटिन्यू, नाही तर थांबवा. ये पॉसिबल है। और दूसरी चीज ऐसी है, LNP 16 दिवसापासून, लेकिन 16 दिन का ही नहीं रहता इस प्रकार से, तो हर औरत के अलग अलग रहती है। तो ओव्यूलेशन जब होता है तो उससे शुरू करना, या उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहना कि तुम्हें महसूस होता है कि गर्भधारणा हो गई है इस प्रकार से। सद्योगृहीत गर्भ लक्षण के बारे में लोगों को अवगत कराइए, और फिर उसमें ये पता चलता है कि हाँ सद्योगृहीत गर्भ है, तो उसके बारे में हम आगे सोच सकेंगे। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. इन्फर्टिलिटीच्या पेशंट मध्ये पण प्रथम मास काढा वापरतात, चांगले रिझल्ट्स मिळतात. बाकी हेतू काहीच नसल्यास प्रथम मास अपवादाचे रिजल्ट जास्त दिसतात. उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि ब्लीडिंग में क्लॉट्स आते हैं और एक बड़ा क्लॉट आता है, तो ये संभवतः मिस एबॉर्शन पहले महीने में हुआ है। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है तो पहले महीने का काढ़ा शुरू करना जरूरी है। और वैसे जब तक कंसीव नहीं होती तब तक पहले महीने का काढ़ा चालू रखना, और कंसीव होने के बाद दूसरे महीने का काढ़ा शुरू करना, ये भी एक
बात हो सकती है। तो ये थोड़ा सा बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, विरमामि व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनः